दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पे अकाउंटिंग बाय आपटे प्लस है वेयर वी गेट टू लर्न टू अर्न। और मेरा नाम है चारुदत्त आपटे। दोस्तों आज हम कोल इंडिया के बारे में बात करने वाले हैं। कोल इंडिया का दो न्यूज़ आया है। एक तो न्यूज़ आया है कि उन्होंने अपना जो एक स्पेशल ग्रेड का जो कोल है उसके प्राइस में बढ़ोतरी की है, और उसके बाद में कल से कोल इंडिया का OFS आया है। OFS का मतलब ऑफर फॉर सेल। आज है 2 जून, अभी सुबह के 8 साढ़े 8 बजे है। तो सुबह सुबह ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। यूट्यूब पे आते आते शायद आफ्टरनून हो जाएगा, क्योंकि एडिट में थोड़ा सा टाइम जाता है। लेकिन मैंने सोचा कि OFS के लिए क्या करना चाहिए हमको एज ए इंडिविजुअल और एज ए रिटेल इन्वेस्टर, वो मेरे सब्सक्राइबर्स को मालूम होना चाहिए। और कोल इंडिया में आफ्टर दिस OFS आगे क्या हो सकता है, मतलब प्राइस मूवमेंट क्या हो सकता है, डिविडेंड के ऊपर इसका असर क्या हो सकता है, ये सब इन्फॉर्मेशन जो मुझे लगा वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहले दोस्तों 2 मिनट में देख लेते हैं OFS का मतलब क्या है, OFS कौन ला सकता है और OFS में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। दोस्तों OFS मतलब ऑफर फॉर सेल, मतलब जो कंपनी है, जो कंपनी के प्रमोटर्स है, वो जो उनका जो होल्डिंग है उसमें से कुछ शेयर्स नॉन रिटेल सेगमेंट और रिटेल सेगमेंट को ऑफर करते हैं। ये सिंपल मीनिंग है OFS का। अभी नॉन रिटेल सेगमेंट मतलब जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, म्यूचुअल फंड होंगे या FPIs होंगे, दैट इज़ कॉल्ड नॉन रिटेल सेगमेंट। और जो रिटेल सेगमेंट मतलब जो हमारे जैसे जो इंडिविजुअल्स है उनको रिटेल सेगमेंट बोलते हैं। अभी OFS कौन ला सकता है, कौन से कंपनीज ला सकता है। तो एज पर सेबीज रूल, जो कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 करोड़ के ऊपर है, वैसे ही कोई भी कंपनी OFS ला सकती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब आपको मालूम रहेगा क्या है। अगर नहीं मालूम है तो मुझे ये वीडियो में कमेंट करके पूछना, मैं इसका आंसर दूंगा। शायद एक नया उसके ऊपर वीडियो भी हम लोग बना सकते हैं। तो जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 करोड़ के ऊपर है, एनी सच कंपनी कैन ब्रिंग इन OFS। या जो नॉन प्रोमोटर्स है और जिनका होल्डिंग 10% से ज़्यादा है एक पर्टिकुलर कंपनी में, दोज इंडिविजुअल ऑल्सो कैन ब्रिंग इन OFS। अभी OFS में पार्टिसिपेट कौन कौन कर सकता है वो तो हमने देखा। अभी कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स है दोस्तों वो डायरेक्ट करते हैं कंपनी के पास, और जो रिटेल इन्वेस्टर्स है अपने जैसे, वो अपना जो ब्रोकर रहेगा, जो भी आपका ब्रोकर रहेगा, जीरोदा हो या अपस्टॉक हो या ग्रो हो या HDFC हो, ICICI हो, एक्सिस हो, कोई भी होने दो, अपना जो अकाउंट रहता है ट्रेडिंग अकाउंट, उसमें जाके हम ये OFS में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी गवर्नमेंट कितना OFS ला रहा है दोस्तों कोल इंडिया में। गवर्नमेंट का जो टोटल होल्डिंग है उसमें से 3% मतलब 18.48 करोड़ गवर्नमेंट OFS के थ्रू मार्केट में ला रही है। इसका फ्लोर प्राइस है 225 रुपीज़। फ्लोर प्राइस मतलब क्या रेट पे, क्या प्राइस पे गवर्नमेंट ये शेयर बेचने वाला है। इससे गवर्नमेंट को दोस्तों 4000 करोड़ रुपया मिलने वाला है। और ये 4000 करोड़ रुपए मिलने के बाद गवर्नमेंट का जो टारगेट है डिस इन्वेस्टमेंट का, क्लोज टू 51,000 करोड़ का, उसके नज़दीक गवर्नमेंट पहुंच जाएगी। तो शायद आगे जाके और किसी गवर्नमेंट कंपनी में OFS आने के चांसेस कम है, ऐसा मुझे लगता है। फाइनली गवर्नमेंट क्या डिसाइड करता है लास्ट मोमेंट को हमको मालूम नहीं पड़ता है। लेकिन OFS अगर आता है तो शेयर का भाव नीचे आता है, क्योंकि OFS इज़ ऑलवेज एट अ डिस्काउंट। क्योंकि अगर वो डिस्काउंट पे नहीं देंगे मार्केट प्राइस से, अगर उसके ऊपर गवर्नमेंट डिस्काउंट नहीं देगा तो फिर उसमें पार्टिसिपेट कौन करेगा, लोग तो मार्केट से ही खरीदेंगे। इसीलिए परसों का जो कोल इंडिया का क्लोजिंग था 240 रुपये का, उससे डिस्काउंट के मतलब 225 पे गवर्नमेंट इज़ ऑफरिंग दिस OFS। अभी जो नॉन रिटेल सेगमेंट है जो कल बंद हुआ, वो उसमें दोस्तों गवर्नमेंट ने 8.31 करोड़ शेयर्स ऑफर किए थे। तो वो 8.31 करोड़ के सामने नॉन रिटेल सेगमेंट में 28.7 करोड़ का दोस्तों अभी तक एप्लीकेशन आया है। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 345% नॉन रिटेल सेगमेंट भरा है। तो दोस्तों इसमें अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सब अभी हम ये वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन उसके पहले कोल इंडिया के थोड़े KPIs देख लेते हैं, उनके फिनेंशियल नंबर्स क्या थे वो देख लेते हैं। दोस्तों मार्च 23 का जो क्वार्टर खत्म हुआ उसमें कोल इंडिया का रेवेन्यू क्लोज टू 38,000 करोड़ रुपीज़ था। 5,500 करोड़ का प्रॉफिट था। एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू 14.3%। अगर दिसंबर 22 का जो क्वार्टर था, मतलब इमीडिएटली पिछला क्वार्टर, उससे अगर कंपेयर करेंगे तो रेवेन्यू 8.5% से ऊपर है, लेकिन प्रॉफिट जो है दोस्तों वो 28% से कम हुआ। एज अगेंस्ट 7,600 करोड़ प्रॉफिट,
5,500 करोड़ के आसपास हुआ। नेचुरली एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू ऑल्सो कम हुआ। मार्च 22 का जो क्वार्टर था पिछले साल का सेम क्वार्टर, उससे दोस्तों करंट क्वार्टर में मतलब मार्च 23 में 17% से रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, बट नेट प्रॉफिट अगेन उनका कम हुआ है। जो 20.5% था एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू वो गिर के अभी 14.3% हुआ। एब्सोल्यूट वैल्यू में भी दोस्तों 19% कम हुआ। इसमें दोस्तों कोल इंडिया का कॉस्ट एस्केलेशंस थोड़े थे, रॉ मटेरियल प्राइसेस था, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट था, एंड इम्पॉर्टेंटली जो वेजेस का उनका कॉस्ट है उसमें सब्सटेंशियल बढ़ोतरी हुई है। लेकिन वो ऑफसेट करने के लिए कंपनी ने क्या किया है वो हम लोग आगे जाके देखने वाले हैं। अभी थोड़ा बैलेंस शीट देखते हैं। कंपनी का जो इक्विटी है दोस्तों वो छोटा है, 6,163 करोड़ का इक्विटी है, लेकिन कंपनी के जो रिजर्व्स है वो सब्सटेंशियल है, ऑलमोस्ट 8 to 9 टाइम्स। मार्च 23 का जो साल खत्म हुआ उसमें 51,000 करोड़ के कंपनी के पास दोस्तों रिजर्व्स थे। मार्च 22 37,000 करोड़, मतलब एक साल में कितनी सब्सटेंशियल बढ़ोतरी हुई है रिजर्व्स में, इन स्पाइट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑलमोस्ट क्लोज टू 23 रुपीज़ ऑफ डिविडेंड। मार्च 19 में दोस्तों 20,300 करोड़ का रिजर्व था, मतलब मार्च 19 से अभी 4-5 साल में इट इज़ मोर देन डबल। दोस्तों ये रिजर्व्स के ऊपर मैं क्यों जोर दे रहा हूँ ये मैं आगे जाके 2 मिनट में आपको बोलूँगा, ध्यान से सुनना। एंड दिस कंपनी दोस्तों इज़ ऑलमोस्ट जीरो डेट कंपनी। ग्रॉस डेट तो है, मतलब लॉन्ग टर्म डेट कुछ 4,000 करोड़ के आसपास है, लेकिन नेट डेट जो है दोस्तों वो जीरो है, क्योंकि कंपनी के पास सब्सटेंशियल कैश एंड इक्विवेलेंट बैलेंस है। एंड जो उनका जो फाइनेंस कॉस्ट है वो भी हार्डली 120-130 करोड़ के आसपास है ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अभी दोस्तों ये कंपनी डिविडेंड, पिछले साल कंपनी ने 23 रुपीज़ 25 पैसे का डिविडेंड दिया, विच ऑन द करंट प्राइस अमाउंट्स टू 10% डिविडेंड यील्ड। एक ज़माने में मतलब ये 6-7 महीने पहले 15% तक इसका डिविडेंड यील्ड आता था दोस्तों, लेकिन अभी प्राइस बढ़ा है, 240 तक गया था। ओएफएस की वजह से 230 हुआ कल, उसके वजह से अभी ये डिविडेंड यील्ड दोस्तों 10% के आसपास है। स्टिल दिस इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट। और दोस्तों अभी आगे जाके डिविडेंड कितना आ सकता है दोस्तों, इसका नवंबर में जो सबसे ज़्यादा और बड़ा डिविडेंड जो आता है वो नवंबर में आता है। पिछले नवंबर में 15 रुपये के आसपास डिविडेंड था, लेकिन अभी ये नवंबर में मुझे ऐसा लगता है 10 से 12 रुपये का डिविडेंड आ सकता है, क्योंकि उनका जो लास्ट क्वार्टर का मतलब मार्च 23 का जो प्रॉफिट था उसमें थोड़ी कमी आई है, और आगे जाके प्रॉफिटेबिलिटी उनका क्या होगा वो देखना बहुत ज़रूरी होगा। और भी दोस्तों इसमें 2-3 रीजंस है कि गवर्नमेंट को ऑलरेडी 4,000 करोड़ रुपया मिला वाया दिस ओएफएस। तो अगर गवर्नमेंट को 4,000 करोड़ रुपया मिला है दोस्तों, तो हो सकता है कि कोल इंडिया थोड़ा कम डिविडेंड डिक्लेयर करे। और दोस्तों अभी गवर्नमेंट का स्टेक भी थोड़ा कम है, 3% से नीचे चला गया है, तो हो सकता है कि 15 रुपया ना डिक्लेयर करे, लेकिन 10 से 12 रुपये तक डिविडेंड आ सकता है। दूसरा इसका एक अदर साइड भी है, अपोजिट स्टोरी, कि सिंस नाउ गवर्नमेंट स्टेक इज़ लेस, जो एब्सोल्यूट वैल्यू में पहले गवर्नमेंट को डिविडेंड मिलता था वो अभी कम मिलेगा, तो इसीलिए हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा, मतलब जो मेरा एक्सपेक्टेशन है 10 से 12 रुपये का, उससे ज़्यादा डिविडेंड भी आ सकता है। लेकिन दोस्तों डिविडेंड सब्सटेंशियल तगड़ा 10% के आसपास डिविडेंड यील्ड ओवरऑल कोल इंडिया के केस में रहने ही वाला है। दोस्तों अभी कोल का जो इंडिया का सिचुएशन है, मतलब थर्मल इलेक्ट्रिसिटी का जो सिचुएशन है वो देखते हैं क्या है। दोस्तों मार्च 23 में 237 गीगावाट का अपना इंडिया का इंस्टॉल कैपेसिटी है थर्मल पावर का, उसमें से 57.7% इज़ डिपेंडेंट ऑन कोल। जो बैलेंस है वो गैस है, लिग्नाइट है और डीजल है, मतलब मोर देन 50% पावर जनरेशन इज़ डिपेंडेंट ऑन कोल। अभी दोस्तों इंडिया का जो पावर जनरेशन, मतलब जो पावर का जो रिक्वायरमेंट है वो एवरी साल बढ़ते ही जा रहा है। अपने को अगर अपने कंट्री को अगर चौथे या तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बननी है, उसके लिए पावर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जहाँ पे ज़्यादा पावर, वो गवर्नमेंट का, वो कंट्री का दोस्तों जीडीपी बढ़ता है और वो कंट्री का प्रोग्रेस ज़्यादा होता है। पावर इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो पावर जनरेशन, पावर कंजम्पशन बढ़ने वाला है, तो दोस्तों कोल इंडिया के लिए अगले 5-10 साल तक उनका जो रेवेन्यू है कोल का वो दोस्तों गारंटेड है, ऐसा मुझे लगता है। तो दोस्तों इसका मतलब पावर जनरेशन ऑन कोल इज़ गोइंग टू स्टे। और एक चीज़ दोस्तों, जो हाइड्रो पावर का जो जनरेशन है वो जो बीच में हमने देखा उत्तराखंड में 2-3 विलेजेस नीचे नीचे जा रहे थे, उसके वजह से दोस्तों, और जो एनवायरमेंटलिस्ट है उनके अपोजिशन की वजह से दोस्तों, हो सकता है कि जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स है वो आगे जाके थोड़े कम हो सकता है। ये सिर्फ मेरा गेस है, क्या होगा रियलिटी में मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हाइड्रो पावर थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन विंड और सोलर बढ़ेगा। बट
कोल के ऊपर जो जनरेशन है वो डेफिनेटली आगे जाके भी बढ़ने वाला है। और एक चीज़ दोस्तों, कोल इंडिया ने 23-24 मतलब जो अगला साल है उसमें कोल प्रोडक्शन 1 बिलियन टन से बढ़ाने का उनका प्लान है। ये उनका डिसीजन है, ये उन्होंने अनाउंसमेंट भी किया है। मतलब प्रोडक्शन बढ़ेगा उनका 1 बिलियन टन से, तो डेफिनेटली उनका रेवेन्यू भी सब्सटेंशियल बढ़ेगा और उनका प्रॉफिट भी सब्सटेंशियल बढ़ेगा। और दोस्तों 3-4 दिन पहले ही और एक न्यूज़ आया, कोल इंडिया ने जो स्पेसिफिक ग्रेड का उनका कोल है वो 8% से उसका प्राइस बढ़ाया है, जस्ट टू ऑफसेट सर्टन कॉस्ट इंक्रीजेस, बट मेजरली जो वेज इंक्रीज है दोस्तों उसको ऑफसेट करने के लिए 8% से उन्होंने कोल का प्राइस बढ़ाया हुआ है। तो डेफिनेटली ये 8% मतलब दोस्तों अमाउंट में 2700 करोड़ होता है। तो ये 2700 करोड़ के सामने जितना कॉस्ट था वो तो अभी एब्सॉर्ब हो रहा है, मतलब वो उसके वजह से प्रॉफिट कम हो रहा है। तो हो सकता है दोस्तों उनका जो रेवेन्यू वो तो बढ़ेगा ही 2700 करोड़ से, लेकिन इसका लार्ज चंक 60-70% दोस्तों उनके नेट प्रॉफिट में भी जाएगा, ये मेरा मानना है। बिकॉज कॉस्ट आर ऑलरेडी ऑब्सॉर्ब और वो कॉस्ट जो बढ़ा हुआ है उसको ऑफसेट करने के लिए अभी ये 8% का इंक्रीज किया है। तो एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 1 ईयर टिल द टाइम देयर आर नो फर्दर कॉस्ट एस्केलेशन, आउट ऑफ दिस 2700 करोड़ मेजॉरिटी चंक उनके प्रॉफिट में चला जाएगा। तो चलिए दोस्तों कंक्लूजन्स की तरफ जाते हैं। दोस्तों मेरा ये कंक्लूजन है कि OFS में एज अ रिटेल इन्वेस्टर हम लोग वाया आवर ब्रोकर एट 225 रुपीज़ अप्लाई कर सकते हैं। कल का क्लोजिंग था 230, उसके एक दिन पहले था 240 241 का भाव था। OFS की वजह से नीचे आया। OFS आया मतलब कंपनी ख़राब है ऐसा नहीं होता है, खाली OFS का जो टेम्पररी इफेक्ट है वो अभी स्टॉक प्राइस के ऊपर आया है। तो OFS में दोस्तों ज़रूर अप्लाई करना चाहिए 225 रुपीज़ के ऊपर। थोड़ा रुकिए, OFS ख़त्म होने दो। जो OFS के शेयर्स है उसके वजह से मार्केट फ्लोट बढ़ेगा, मार्केट में जो शेयर का अवेलेबिलिटी वो बढ़ेगा। हो सकता है और थोड़ा प्राइस नीचे जाए, अगर 210 215 तक अगर प्राइस आता है और एक सेकंड लॉट बाय कीजिए। लेकिन दोस्तों अगर OFS ख़त्म होने के बाद भाव अगर बढ़ता है एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, नया एडिशन करने का ज़रूरत नहीं है। जो OFS में जो आपको शेयर्स मिले हैं अगर मिलते हैं तो उसको दोस्तों ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के, मतलब 225 में मिला 225 का स्टॉप लॉस लगा के उसको होल्ड कीजिए बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। मतलब 3 महीने तक स्टॉप लॉस मत लगाइएगा। 3 महीने में अगर प्राइस और नीचे आता है थोड़ा ऐड कीजिए, शान बैठिए। लेकिन अगर 3 महीने के बाद स्टॉक में अगर समझो डिक्लाइनिंग मूवमेंट आता है तो 225 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगा के इसमें काम किया जा सकता है। दोस्तों कंपनी अच्छा डिविडेंड देती है 10%। अभी एफडी के ऊपर बढ़ के 7.5% मैक्सिमम इंटरेस्ट है। अगर प्राइवेट प्लेसमेंट करेंगे HDFC हो, बजाज फाइनेंस हो तो 8% के आसपास, लेकिन इसमें 10% प्लस डिविडेंड यील्ड है। ऑन टॉप ऑफ दैट दोस्तों कैपिटल एप्रिसिएशन का भी इसमें चांसेस है। और जो हमने दोस्तों रिजर्व्स की बात की थी 5 मिनट पहले, वेदांता इज दोस्तों हाईएस्ट डिविडेंड पेइंग कंपनी। लेकिन तभी वेदांता के वीडियो मैंने बोला था कि वेदांता के रिजर्व्स कम हो रहे हैं और उनका डेट बढ़ रहा है। तो आगे जाके ये जो हाई डिविडेंड पेमेंट है वेदांता का वो कितना सस्टेन होगा उसके ऊपर मुझे दोस्तों थोड़ी आशंका है, उसके ऊपर मुझे थोड़ा डाउट है। लेकिन कोल इंडिया में हमने देखा, इसीलिए मैंने मार्च 19 ऑनवर्ड्स उनका जो रिजर्व्स का पोजीशन है वो देखा। रिजर्व्स का पोजीशन ऐसा ऊपर जा रहा है एज अगेंस्ट वेदांता का थोड़ा थोड़ा नीचे जा रहा है। तो इसीलिए दोस्तों ये जो कोल इंडिया का हाई डिविडेंड यील्ड जो है दैट इज़ गोइंग टू स्टे, बिकॉज कंपनी इज स्टिल एबल टू सक्सेस दिस हाई डिविडेंड पेमेंट। क्योंकि हमने देखा उनका जो रिजर्व्स है मार्च 19 से अभी तक ऑलमोस्ट 2 से 2.5 गुना बढ़ा हुआ है। तो दोस्तों कोल इंडिया जैसे शेयर पोर्टफोलियो में होने चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए होने चाहिए। और अगर कोई SIP की तरह बाय करेगा, मैंने मेरे RVNL के वीडियो में जो अल्टरनेट करंट का ग्राफ बोला था ऊपर नीचे, तो अगर SIP की तरह बाय करेगा तो इसमें अच्छे बेनिफिट, कैपिटल एप्रिसिएशन एंड ऑल्सो अच्छा डिविडेंड इनकम मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। वीडियो ख़त्म करने से पहले दोस्तों अपना हमेशा का डिस्क्लेमर, ये मेरा एनालिसिस मैंने मेरे खुद के लिए किया था। मैं आज थोड़े क्वांटिटी OFS में अप्लाई करने वाला हूँ और जो मैंने ये वीडियो में बोला है वही स्ट्रैटेजी में फॉलो करने वाला हूँ। लेकिन आपको ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है नहीं करनी है ये पूरा डिसीजन आपका होगा दोस्तों, क्योंकि पैसा आपका है। फ़ायदा हो नुकसान हो दोनों आपका होने वाला है। तो अपना डिसीजन खुद लेना, अपना नॉलेज यूज़ करके अपना डिसीजन लेना, क्योंकि अपना जो मोटा है वो अपना हार्ड अर्न मनी, जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा है उसमें नुकसान या उसमें लॉस नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये था अपना आज का वीडियो ऑन कोल इंडिया OFS, हमको क्या करना चाहिए। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो में कमेंट करके आपके अगर कुछ डाउट्स है
पूछिए, या इंस्टाग्राम पे, ये जो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है उसके ऊपर आप मुझे डायरेक्ट 1-to-1 पूछ सकते हैं। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, रुकिए मत, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबाइएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।